शब्द साधन चालू कर दिए थे क्या? चलो तो हेडिंग डालो शब्द साधन। इस टॉपिक में सबसे पहली बात तो ये कि हमको क्या पढ़ना होता है ये जानो। इसके अंतर्गत हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि शब्द है क्या, है ना। शब्द के प्रकारों पर हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले शब्द की परिभाषा, हेडिंग डालेंगे शब्द। क्या है शब्द? लिखो परिभाषा। वर्णों के सार्थक समूह को, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। यानी वाक्य में अगर हम देखें तो शब्द होने के लिए दो चीजों का होना जरूरी है। पहली बात कि कोई भी जो शब्द होगा वो किससे मिलकर के बनेगा? वर्णों से मिलकर के बनेगा। यहां से सीखने वाली बात यह है कि सर ये जो चिन्ह बने होते हैं 1 2 3 4 या ऐसे, या विराम चिन्ह लगा रहेगा या अल्प विराम लगा रहेगा, ये शब्दों की श्रेणी में नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्योंकि ये वर्णों से मिलकर नहीं बने हैं, स्वाभाविक सी बात। लेकिन अगर इसी को अगर हम ऐसा लिख दें तो ये शब्द की श्रेणी में आएगा। अगर ऐसा लिख दें तो ये शब्दों की श्रेणी में आएगा। शब्द की श्रेणी में कौन नहीं आते? जो चिन्ह होते हैं वो शब्दों की श्रेणी में नहीं आते। क्योंकि शब्द होने के लिए पहली शर्त है कि शब्द वर्णों से मिलकर के बना होना चाहिए। अब दूसरी बात कि सर शब्द जो होते हैं वो सार्थक समूह होते हैं वर्णों के। यानी अगर मैं ऐसा लिखूं, जैसे मान लो हमारे पास शब्द है घर, ये वर्णों से मिलकर बना है। घर, घा, आ, रा और आ, इन वर्णों से मिलकर के बना है। तो मैं ये देखूंगा कि क्या इस वर्ण समूह का कोई अर्थ है? क्या अर्थ है इसका? अर्थ है घर का। जहां लोग रहते हैं उस जगह को बोला जाता है घर। तो मैं कहूंगा कि ये शब्द की श्रेणी में आएगा। लेकिन यहीं पर मान लो मैं लिख दूं रघ, ऐसा, ये भी तो उन्हीं वर्णों से मिलकर बना है जिससे घर बना था, रा, आ, घा, आ। लेकिन क्या आप इसको शब्द की श्रेणी में रख सकते हैं आप? नहीं। क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि सर ये अर्थ नहीं है। तो केवल वर्णों से बना होना शब्द होने के लिए पर्याप्त नहीं है। शब्द होने के लिए इन दोनों शर्तों का पालन होना जरूरी है। तो शब्द की परिभाषा कहती है कि वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहा जाता है। क्लियर है? अब शब्दों का यदि विभाजन देखें तो शब्दों को 5 अलग अलग आधारों पर बांटा जाता है। शब्द की परिभाषा बस पढ़े अभी, है ना मीनू, लिख लेना परिभाषा। शब्दों को 5 अलग अलग आधारों पर बांटा जाता है। शब्द भेद, ये 5 अलग अलग आधार इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन देता है फलाना आधार पर शब्द के कितने प्रकार होते हैं। तो एकदम अच्छे से इस फ्लो चार्ट को दिमाग में बिठा लेना। शब्दों का पहला जो विभाजन होता है यह होता है प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर शब्दों को बांटा जाता है 8 प्रकारों में। दूसरा, शब्दों का विभाजन होता है उत्पत्ति के आधार पर, और उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को बांटा जाता है 4 प्रकारों में। तीसरा विभाजन होता है रचना के आधार पर,
रचना के आधार पर शब्दों को बांटा जाता है 3 प्रकारों में। अगला विभाजन होता है रूपांतरण के आधार पर। रूपांतरण के आधार पर शब्दों को बांटा जाता है 2 प्रकारों में। और अंतिम जो विभाजन होता है शब्दों का, यह होता है अर्थ के आधार पर। विभाजन को कहा जाता है अर्थ के आधार पर शब्दों का विभाजन। और अर्थ के आधार पर भी शब्दों को बांटा जाता है 2 प्रकारों में। तो सबसे पहले तो याद रखने वाली चीज है ये संख्याएं। इन संख्याओं से एकदम वन लाइनर फैक्ट आता है कि फलाना के आधार पर शब्दों के कितने प्रकार होते हैं। तो अगर ये संख्या याद रही तो क्वेश्चन बनेगा, नहीं है तो नहीं बनेगा। एकदम सीधा साधा हिसाब। याद रखना, प्रयोग के आधार पर 8, उत्पत्ति के आधार पर 4, रचना के आधार पर 3, रूपांतरण के आधार पर 2 और अर्थ के आधार पर 2 भेद। प्रयोग के आधार पर 8 भेद। पहला है संज्ञा, दूसरा है सर्वनाम, तीसरा प्रकार है विशेषण, चौथा प्रकार क्रिया, पांचवा है क्रिया विशेषण, छठे प्रकार को कहा जाता है संबंध बोधक शब्द, सातवां प्रकार समुच्चय बोधक शब्द, और शब्दों के 8वें प्रकार को कहा जाता है विस्मयादि बोधक शब्द। ये 8 भेद होते हैं प्रयोग के आधार पर शब्दों के। ये 8 भेद। उत्पत्ति के आधार पर 4 भेद हैं। पहले भेद को कहा जाता है तत्सम शब्द, दूसरे भेद को कहा जाता है तद्भव शब्द, तीसरे भेद को कहा जाता है देशज शब्द, और चौथे प्रकार को कहा जाता है विदेशज शब्द। ये 4 भेद। यहां पर मैं संकर शब्द मेंशन जरूर कर रहा हूं, लेकिन ये मूल विभाजन में नहीं आता, ये ध्यान रखना। मैं केवल इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि ये मुझे पढ़ाना है ना, इसलिए मैंने लिख दिया, लेकिन ये मूल विभाजन में नहीं आता, ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक है। रचना के आधार पर 3 प्रकार के शब्द हैं। पहला रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक शब्द, और तीसरे प्रकार को कहा जाता है योग रूढ़ शब्द। रूपांतरण के आधार पर शब्दों को बांटा जाता है 2 प्रकारों में। पहला विकारी शब्द और दूसरा अविकारी शब्द। अर्थ के आधार पर शब्दों को बांटा जाता है 2 प्रकारों में। पहला विभाजन कहलाता है इसमें, पहला विभाजन कहलाता है सार्थक शब्द, और दूसरे प्रकार को कहा जाता है निरर्थक शब्द। ये 5 अलग अलग आधारों पर किया जाने वाला शब्दों का विभाजन है। ठीक है। तो फ्लो चार्ट एकदम अच्छे से दिमाग में बिठा लो। इन शब्दों को दिमाग में बिठाओ, इनको, ये काम आएगा। क्यों? क्योंकि इसी के आधार पर तो पूछेगा मेंशन करके डायरेक्ट। मान लो कोई आधार मेंशन नहीं किया, एकदम सीधा सीधा पूछ दिया, तो ये आपका आंसर होगा। ठीक है। मान लो सीधे सीधे पूछ दिया ना कि शब्द के कितने भेद होते हैं, तो चुपचाप आंसर लेना 8। ठीक है। ये मत दिमाग लगाना कि सर उत्पत्ति के आधार पर ये वो, छोड़ो। मूल विभाजन है ये। ठीक है। तो अगर मूल विभाजन को पूछ रहा है तो वो आधार मेंशन नहीं करता है। क्लियर है? ठीक। तो अगर आपको पूछे प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद, 8, उत्पत्ति के आधार पर 4,
चार ही लेना। कुछ लोकल पब्लिकेशन में इसको पांचवा प्रकार लिख दिया है, लेकिन मूल विभाजन में नहीं आता ये। ठीक है, कोई भी टेक्स्ट बुक पढ़ोगे जिसके आधार पर दावा आपत्ति लगेगा, वहां पर चार ही प्रकार लिखा होता है। रचना के आधार पर 3, रूपांतरण के आधार पर 2 और अर्थ के आधार पर शब्दों को बांटा गया 2 प्रकारों में। पहला विभाजन है अर्थ के आधार पर शब्दों का विभाजन। अर्थ के आधार पर शब्दों को बांटा गया है कितने प्रकारों में? 2 प्रकारों में। कौन से 2 प्रकार होंगे समझना। ऐसे शब्द जो अर्थ प्रदान करते हैं वो कहलाते हैं सार्थक शब्द, और ऐसे शब्द जो अर्थ प्रदान करने की क्षमता नहीं रखते उनको कहा जाता है निरर्थक शब्द। अब आपके मन में एक सवाल आना चाहिए, तो सर क्या जितने निरर्थक वर्ण समूह हैं वो सब के सब निरर्थक शब्दों में आते हैं क्या? नहीं, निरर्थक शब्द शब्दों का प्रकार है। हालांकि ये अर्थहीन होते हैं लेकिन फिर भी इनको शब्द विभाजन में शामिल किया जाता है। तो सवाल आता है सर क्यों शामिल करते हैं? जब ये अर्थ प्रदान नहीं करते तो शब्द की परिभाषा का उल्लंघन हो जाएगा अगर हम इसको शब्द में शामिल किए तो, है कि नहीं? शब्द की परिभाषा क्या है? वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहा जाता है। लेकिन हम कहते हैं कि भाई ऐसे भी शब्द होते हैं जिनका अर्थ नहीं होता, जिनको अर्थ होता ही नहीं है, उनको भी आप शब्द में शामिल कर रहे हो। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि निरर्थक शब्द भले अर्थहीन हो लेकिन इनमें 2 ऐसी खासियतें पाई जाती हैं जिसके कारण आप इनको शब्द की श्रेणी में रखते हैं। कौन सी 2 खासियतें सर? पहली खासियत कि निरर्थक शब्द सदैव सार्थक शब्दों के साथ प्रयुक्त होते हैं। सार्थक शब्दों के साथ प्रयुक्त होते हैं, ये पहली चीज। और दूसरी बात कि इनको शब्द में क्यों रखा जाता है सर अर्थहीन होने पर भी? क्योंकि ये बोलचाल का हिस्सा होते हैं, बोलचाल में प्रयुक्त होते हैं। ये साहित्यिक शब्द नहीं होते, लिटरेचर वाले शब्द नहीं होते, लेकिन इनका प्रयोग बोलचाल में किया जाता है, इसीलिए इनको शब्द की श्रेणी में स्थान दिया जाता है। ठीक है, तो शब्द जो है वो एक भाग में आते हैं सार्थक शब्द। सार्थक शब्द ऐसे शब्द हैं जो अर्थ प्रदान करने की क्षमता रखते हैं, जो अर्थ प्रदान करते हैं वो कहलाते हैं सार्थक शब्द। निरर्थक शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो अर्थहीन हैं लेकिन चूंकि इनका प्रयोग बोलचाल की भाषा में सार्थक शब्दों के साथ होता है इसीलिए इनको अलग से एक श्रेणी दी गई है और नाम क्या रखा गया है? निरर्थक शब्द। अब ये दिखते कैसे हैं सर? जैसे मान लो अगर मैं कहूं पानी वानी, तो यहां पर पानी का तो अर्थ है लेकिन क्या वानी का कोई अर्थ है? लेकिन इस वाणी शब्द को अगर आप ध्यान से देखें तो यह किसके साथ प्रयुक्त हुआ है? और दूसरा यह साहित्यिक शब्द नहीं है, अलग से आप इसको वाक्य में प्रयोग नहीं कर सकते। मान लो आपके घर में कोई मेहमान आता है, थोड़ी बोलते हैं बेटा वानी लेके आ, नहीं ना, पानी वानी लेके आ ही बोलते हैं। इनका स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता, ये बोलचाल में प्रयुक्त होते हैं। क्लियर है? और बोलचाल में प्रयुक्त हो रहा है मतलब सीधी सी बात है भाषा का हिस्सा है। भाषा मतलब क्या? भावों की अभिव्यक्ति। ठीक है, तो चूंकि ये बोलचाल में प्रयुक्त हो रहा है इसीलिए हमने इनको शब्दों की श्रेणी में शामिल किया है। तो पानी वानी चाय वाय, है कि नहीं? ये जो शब्द है वाय वानी पढ़ाई वढ़ाई, है कि नहीं? ये जो शब्द होते हैं इनको क्या कहा जाता है? निरर्थक शब्द। तो सार्थक शब्द कौन? जो अर्थ प्रदान करे। पानी सार्थक है लेकिन वाणी निरर्थक शब्द है। क्लियर? ये पहला विभाजन। सार्थक शब्द में लिख लोगे ना परिभाषा,
ऐसे शब्द जो अर्थ प्रदान करते हैं वो सार्थक शब्द कहलाते हैं। अच्छा सवाल, रोना धोना भी होगा क्या सर? होगा क्या? हाँ होगा, ठीक है, क्योंकि रोना और धोना दो अलग अलग क्रियाएं हैं और वाक्य में धोने का कोई सेंस बन रहा है क्या? जैसे मैं आपको बोलूं कह रहे रोना धोना बंद कर, तो क्या यहां पर धोने का अर्थ प्रकट हो रहा है क्या? मतलब वो निरर्थक शब्द है, ठीक है। हाँ, कई बार ऐसे मिलेगा कि भाई वो तो सर प्रयुक्त तो होता है, ठीक है, सार्थक शब्द के जैसा ही दिखेगा, लेकिन वो सार्थक तब तक नहीं हो सकता जब तक कि वो अपना अर्थ ना दे, ठीक है। जब तक अर्थ प्रकट नहीं करेगा तब तक उस शब्द को प्रयोग करने का औचित्य है क्या वाक्य में? नहीं है सर, ठीक है। चलो दूसरा, दूसरा विभाजन, दूसरे विभाजन को कहा जाता है रूपांतरण के आधार पर शब्दों का विभाजन। अब जब हम रूपांतरण के आधार पर शब्द भेद पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले तो हमको रूपांतरण शब्द को समझना होगा, है कि नहीं? क्या होता है रूपांतरण का मतलब? अपने रूप में परिवर्तन करने की क्षमता होना, है ना। ऐसे शब्द जो अपने रूप में परिवर्तन कर लेते हैं वो अलग श्रेणी में आएंगे, और ऐसे शब्द जो अपने रूप में परिवर्तन नहीं कर सकते वो अलग श्रेणी में आएंगे। तो शब्दों को रूपांतरण के आधार पर ऐसे ही बांटा गया है। कैसे? एक भाग में उन शब्दों को रखा गया है जो अपना रूप बदलते हैं, यानी जिनमें विकार उत्पन्न होता है, लिखना मत, इनको नाम दिया जाता है विकारी शब्द। जिनमें विकार उत्पन्न होगा वो कहलाएंगे विकारी शब्द। और ऐसे शब्द जिन पर जो अपना रूप नहीं बदलते उनको कहा जाएगा अविकारी शब्द। ध्यान रखना, अविकारी शब्दों को ही अव्यय भी कहा जाता है। अविकारी शब्दों को ही आप क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। तो ऐसे शब्द जो अपना रूप बदलते हैं वो विकारी, और जो रूप नहीं बदलते वो कहलाएंगे अविकारी। अब सवाल यह आता है कि सर कोई शब्द अपना रूप बदलता ही क्यों है कि नहीं? कोई शब्द अपना रूप बदलता ही क्यों है सर? तो किसी भी शब्द के रूप परिवर्तन के पीछे तीन प्रमुख कारण होते हैं। एक, शब्द पर लिंग का प्रभाव, शब्द पर वचन का प्रभाव, और शब्द पर कारक का प्रभाव। कारकों को परसर्ग भी कहा जाता है, कारक को परसर्ग भी कहा जाता है, ध्यान रखना। तो कोई भी शब्द अपना रूप जब बदलता है तो इन्हीं तीन कारणों से बदलता है, लिंग के प्रभाव में आकर, वचन के प्रभाव में आकर, और कारक के प्रभाव में आकर। जैसे लड़का, लड़की, बंदर, बंदरिया, लिंग के प्रभाव में शब्द अपना रूप बदल रहा है। वैसे ही वचन अपना रूप, वचन के कारण शब्द अपना रूप बदलता है। जैसे लड़का, लड़के, पेड़, पेड़ों बन जाता है ना। कारक के प्रभाव में आकर भी शब्द अपना रूप बदलते हैं। कारक रचना बनाते हैं आप, है कि नहीं? जैसे मैं की कारक रचना बनाओ, कैसे बनाते हैं कारक रचना? कारक रचना बनाने का मतलब क्या होता है? कारक चिन्हों को उसके साथ जोड़ना, ठीक है। मैं की कारक रचना बनाओ, 8 कारक होते हैं ना, कि कौन कौन से चिन्ह होते हैं? हाँ, कर्ता ने को कारण से, बस इतने में आपको पता चल जाएगा, इतने में पता चल जाएगा। हाँ चलो, मैं की कारक रचना बनाओ, मैंने, बहुत बढ़िया। अब दूसरे में जैसे ही आओगे क्या बनेगा? मैं से मुझ हो गया, रूप बदल गया। मैं से क्या बन गया? मुझ हो गया सर, मुझे या मुझको, ये शब्द बन गया यहां से। तो शब्द ने अपना रूप बदला, किसके प्रभाव में आकर? कारक के प्रभाव में आकर। तो कोई भी शब्द हो वो अपना रूप बदल सकता है, या तो लिंग के प्रभाव में आकर, या वचन के प्रभाव में आकर, या तो कारक के प्रभाव में आकर। इन तीनों के कारण कोई शब्द अपने रूप में परिवर्तन करता है। तो यहां से अगर मैं विकारी शब्दों की एक कंप्लीट परिभाषा निकालूं तो परिभाषा यह होगी कि ऐसे शब्द
जो लिंग वचन या कारक के प्रभाव में आकर अपने रूप में परिवर्तन कर लेते हैं विकारी शब्द कहलाते हैं। और ऐसे शब्द जिन पर लिंग वचन कारक का प्रभाव नहीं पड़ता वो अविकारी शब्द कहलाते हैं। क्लियर है? लिख लो परिभाषा, पहले परिभाषा लिखो फिर देखेंगे इसके अंतर्गत आते कौन है। वे शब्द जो विकारी शब्द में लिखेंगे ना, वे शब्द जो लिंग वचन या कारक के प्रभाव में आकर, वे शब्द जो लिंग वचन या कारक के प्रभाव में आकर अपने रूप में परिवर्तन करते हैं या कर लेते हैं, ऐसा लिख लो। विकारी शब्द कहलाते हैं। विकारी शब्द कहलाते हैं। हो गया? अविकारी शब्द में लिखना, वे शब्द जिन पर, वे शब्द जिन पर लिंग वचन या कारक, वे शब्द जिन पर लिंग वचन या कारक का प्रभाव नहीं पड़ता, अविकारी शब्द कहलाते हैं। ठीक है, अब इसी परिभाषा को ना अलग अलग तरीके से तोड़ मोड़ के आपके सामने देगा। ठीक है, वे शब्द जो लिंग वचन कारक से अप्रभावित रहते हैं, अविकारी या अव्यय दे देगा विकल्प में। ठीक है, वे शब्द जिन पर लिंग वचन कारक का प्रभाव नहीं पड़ता, अविकारी शब्द है ना। लिंग वचन कारक से अप्रभावित रहने वाले शब्दों को, क्वेश्चन वही है, बस पूछने का तरीका बदल गया, शब्दों का हेर फेर है, बाकी क्वेश्चन वही है, टॉपिक वही है। ठीक है, चलो तो अब सवाल यह आता है कि सर तो विकारी शब्दों में आते कौन हैं? विकारी शब्दों के 4 प्रकार होते हैं, यानी 4 प्रकार के शब्द विकारी शब्दों में आते हैं। यानी 4 प्रकार के ऐसे शब्द होते हैं जिन पे लिंग वचन कारक का प्रभाव पड़ेगा और जिनके प्रभाव से शब्द अपना रूप बदलेंगे। कौन से शब्द हैं? पहला संज्ञा, संज्ञा विकारी है। दूसरा सर्वनाम, सर्वनाम विकारी है। तीसरा विशेषण, विशेषण भी विकारी है। और चौथा है क्रिया, क्रिया भी विकारी शब्दों के अंतर्गत आता है। वहीं अविकारी शब्दों की बात करें तो 4 प्रकार के अविकारी शब्द होते हैं, या इसी को बोलेगा कि अव्यय कितने प्रकार के होते हैं? कितने? 4। पहला क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। दूसरा संबंध बोधक अव्यय। तीसरा समुच्चय बोधक अव्यय। और चौथा विस्मयादि बोधक अव्यय। ये 4 प्रकार के ऐसे शब्द हैं जिन पे लिंग वचन कारक का प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, कैसे नहीं पड़ता सर? जैसे मान लो, मैं एक उदाहरण लेता हूं, क्रिया विशेषण को समझना। जैसे मान लो अगर मैं कहता हूं कि राम तेज दौड़ता है, इस वाक्य में राम कौन? संज्ञा पद दिखाई पड़ रहा है कि नहीं? करता है, दौड़ना क्रिया है। ये जो तेज शब्द है ये इस क्रिया की विशेषता बता रहा है, बता रहा है ना, मतलब ये क्या हो गया? ठीक है, अब मैं बोल रहा हूं कि इस पे लिंग वचन का प्रभाव नहीं पड़ेगा। कैसे नहीं पड़ेगा? ध्यान से देखना। राम का यदि आप स्पेसिफिकेशन देखें तो राम एक वचन है और राम पुल्लिंग भी है कि नहीं?
राम करता है, एक वचन है, पुल्लिंग है, ऐसा। अब यदि मैं राम की जगह पर एक स्त्रीलिंग का शब्द प्रयोग कर दूं, सीता। अब जरा वाक्य बनाना। सीता तेज दौड़ती है, दौड़ता से दौड़ती हो जाएगा, लेकिन क्या तेज शब्द पर कोई प्रभाव पड़ा? नहीं, नहीं पड़ा ना। मतलब लिंग के प्रभाव से वो प्रभावित नहीं हो रहा है। एक वचन की जगह मैं एक बहुवचन का शब्द प्रयोग करूं, वे तेज दौड़ते हैं, ये बन जाएगा। तेज शब्द पर कोई फर्क पड़ा? मतलब वो शब्द ना तो लिंग के प्रभाव से प्रभावित हुआ और ना वचन से। और कारक रचना उसकी बनाई नहीं जा सकती। कारक रचना किसकी बनती है? संज्ञा की, नहीं तो सर्वनाम की, और किसी प्रकार के पद की कारक रचना नहीं बनती है। ऐसी स्थिति में ये कारक से भी प्रभावित नहीं होगा। तो जब इस पे लिंग का प्रभाव नहीं पड़ा, वचन का प्रभाव नहीं पड़ा, कारक का प्रभाव नहीं पड़ा, तो स्वाभाविक सी बात है ये शब्द अपना रूप किसी भी स्थिति में परिवर्तित नहीं करेगा। और चूंकि इस पे कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसीलिए ये शब्द कैसा है? अविकारी या अव्यय शब्द है। ठीक है। इसी प्रकार अगर मान लो मैं कहूं, ध्यान से सुनना, समुच्चय बोधक शब्द, राम और श्याम वन गए, और शब्द आ रहा है बीच में, समुच्चय बोधक शब्द है वो। अब दोनों शब्द को स्त्रीलिंग का कर दो, क्या और शब्द पे कोई प्रभाव पड़ा? कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वैसे ही वचन का प्रभाव नहीं पड़ेगा, हम और तुम, और तो और ही रहेगा सर, प्रभाव तो पड़ना नहीं है। तो चूंकि ये शब्द लिंग वचन कारक से प्रभावित नहीं होते, इसीलिए इनको नाम दिया गया है अविकारी शब्द, या इन्हें ही कहा गया अव्यय शब्द। अव्यय, जो खर्च ना हो। खर्च होने के तीन तरीके हैं हमारी हिंदी में, तीन तरीके। शब्दों का रूप बदलने का मतलब ही होता है खर्च होना। तो शब्दों का रूप बदलने के तीन विधियां, लिंग, वचन, कारक। और जो इन तीनों से प्रभावित हो जाए वो विकारी, और जो इनसे प्रभावित ना हो वो अविकारी। क्लियर? ठीक, चलो लिख लोगे परिभाषा। अब यहां से ना कई बार क्वेश्चन यहां से आता है कि किसी शब्द के रूप में परिवर्तन के कारण में शामिल नहीं है लिंग, वचन, परसर्ग, उपसर्ग। विकल्प देता है उपसर्ग। ठीक है। तो किसी शब्द के रूप परिवर्तन के पीछे केवल ये तीन कारण मान्य है, लिंग, वचन और कारक। कारकों का अन्य नाम परसर्ग। तो वो कारक भी बोल सकता है, परसर्ग भी बोल सकता है। ठीक है। अब इधर से क्वेश्चन देगा JKLM पैटर्न, इधर से JKLMNO दे दिया, और पूछेगा कि इनमें से कौन से शब्द लिंग, वचन, कारक से प्रभावित नहीं होते। वो तीनों प्रभावित नहीं होते। इनमें से कौन से शब्द अव्यय हैं? वो तीनों अव्यय हैं। इनमें से किन शब्दों पर लिंग, वचन, कारक का प्रभाव पड़ता है? इन चारों पर पड़ता है। इनमें से कौन से शब्द विकारी हैं? यही चारों विकारी। समझ आया ना? शब्दों से खेलेगा वो, शब्दों में फंसना नहीं है। विकारी बोले, लिंग, वचन, कारक का प्रभाव बोले, मतलब एक ही है कि नहीं? अविकारी बोले, लिंग, वचन, कारक से अप्रभावित होना बोले, मतलब यही है। क्लियर है? अविकारी बोले या अव्यय बोले, मतलब यही है। क्लियर है? चलो, तो ये है हमारे रूपांतरण के आधार पर शब्दों का विभाजन। अब तीसरा जो विभाजन है, ये विभाजन है रचना के आधार पर। इस विभाजन को क्या कहा जाता है? रचना के आधार पर शब्दों का विभाजन, तीसरा विभाजन। ध्यान रखना, इसी विभाजन को दो अन्य नामों से जाना जाता है। इसी विभाजन को बनावट के आधार पर शब्दों का विभाजन, या इसी विभाजन को व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों का विभाजन कहा जाता है। तो विभाजन वही है, नाम तीन अलग अलग। रचना बोले, व्युत्पत्ति बोले या बनावट बोले, तीनों का मतलब एक ही है भाई, कंफ्यूज मत होना। तीनों अलग अलग चीजें नहीं है, तीनों एक ही हैं।
व्युत्पत्ति, बनावट या रचना के आधार पर शब्दों को बांटा जाता है 3 प्रकारों में। पहले प्रकार को कहा जाता है रूढ़ शब्द। ये रूढ़ शब्द क्या होते हैं सर? देखो, रूढ़ का यदि मैं एकदम शाब्दिक अर्थ लूं तो रूढ़ का मतलब होता है बंधा होना या चिपका होना। इसीलिए तो पुराने लोगों को क्या बोलते हो, जो पुरानी मान्यताओं से बंधे हो, रूढ़ीवादी बोलते हो ना। रूढ़ का मतलब होता है बंधा होना या चिपका होना। यानी रूढ़ शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो निश्चित अर्थ में प्रयोग में आते हैं, निश्चित अर्थ में प्रयुक्त होते हैं रूढ़ शब्द। अब थोड़ा सा और टेक्निकल चलते हैं। रूढ़ शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो दो शब्दों के योग का परिणाम नहीं होते। दो शब्दों के योग से नहीं बनते या योग का परिणाम नहीं होते। और चूंकि ये दो शब्दों के योग से नहीं बनते, इसीलिए इन्हें दो सार्थक खंडों में तोड़ना संभव नहीं है। दो सार्थक खंडों में तोड़ना संभव नहीं होता। ठीक है, तो ये कहलाते हैं रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द का अर्थ समझो। देखो, रूढ़ शब्द है क्या? रूढ़ शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो दो शब्दों के योग से नहीं बनते। और चूंकि ये दो शब्दों के योग से नहीं बने हैं तो सर इनको दो खंडों में तोड़ा भी नहीं जा सकता। आप किसी भी ऐसी वस्तु को दो पृथक पृथक भागों में तोड़ सकते हो जो दो पृथक पृथक चीजों से मिलकर बना हो। जैसे मान लो अगर मैं कहूं कि भाई ये हमारे पास CO2 का मॉलिक्यूल है, इससे हमको कार्बन और ऑक्सीजन अलग अलग निकालना है। आप निकाल दोगे? निकाल दोगे ना? क्यों निकाल पाओगे? क्योंकि सर ये दो चीजों से मिलकर बना है, इसीलिए दो खंडों में टूट गया। लेकिन अगर मैं आपको कार्बन दूं और बोलूं कि चलो इसमें से ऑक्सीजन निकाल के दिखाओ, संभव है? संभव नहीं है। या मैं आपको गोल्ड दूं 1 किलो, जो कि नहीं दूंगा, महंगा हो गया यार, और ये बोलूं कि चलो इसमें से 1 ग्राम तांबा निकाल के दिखाओ, एकदम 24 कैरेट का गोल्ड है, संभव है निकाल पाना? नहीं ना, नहीं निकल सकता सर। या मैं आपको 1 किलो कॉपर दूं एकदम प्योर और बोलूं कि इसमें से 1 ग्राम गोल्ड निकाल के दिखाओ, संभव है निकाल पाना? नहीं निकाल सकते। आप मिनरल से कोई मेटल या कोई भी चीज इसलिए निकाल पाते हो क्योंकि उसके घटक में वो शामिल होता है। हेमेटाइट से आयरन निकालते हो ना, क्यों निकाल पाते हो? क्योंकि उसमें शामिल है सर, उसमें से मतलब उसका निष्कर्षण किया जा सकता है, उसको साफ करके आयरन को अलग किया जा सकता है। लेकिन मान लो अगर मैं आपको पानी का मॉलिक्यूल दूं और बोलूं कि चलो इसमें से आयरन निकाल के दिखाओ, संभव है? नहीं है सर। वो जब उसके संगठन में शामिल है ही नहीं तो वो उससे निकलेगा कैसे? वैसे ही जब आप सार्थक शब्दों की बात करते हैं ना, इनकी रूढ़ शब्दों की, तो रूढ़ शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो दो चीजों से मिलकर ही नहीं बने हैं। और दो चीजों से मिलकर ही नहीं बने हैं तो सर ये दो शब्दों के बनने का कारण कैसे बनेगा? जैसे मान लो अगर मैं आपको बोलूं कि चलो भाई ये रहा एक शब्द घर, इससे मुझे दो शब्द बना के दिखाओ, बना लोगे? तोड़ के नहीं बन सकता। अगर मैं तोड़ने की कोशिश किया तो निरर्थकता सामने आएगी। निरर्थकता सामने आएगी, या तो घ निरर्थक होगा या र निरर्थक, या दोनों निरर्थक होंगे। जैसे कुर्सी शब्द है, कुर्सी, अगर मैं बोलूं कि चलो कुर्सी शब्द को तोड़ के दिखाओ, आप नहीं तोड़ सकते दो सार्थक खंडों में, तोड़ लोगे? चश्मा, पेड़, सड़क, रोड, मूर्ति, नहीं ना, नहीं तोड़ सकते सर।
इन शब्दों को दो सार्थक खंडों में नहीं तोड़ा जा सकता। क्यों? अरे सर, दो चीजों से मिलके बना होगा, दो शब्दों से मिलके बना होगा, तब तो इसको दो खंडों में तोड़ेंगे। ये तो दो शब्दों से मिलके बना ही नहीं है, और दो शब्दों से मिलके नहीं बना, इसीलिए ये दो खंडों में तोड़े भी नहीं जा सकते। इसीलिए इन शब्दों को नाम दिया जाता है क्या? रूढ़ शब्द। ठीक है, तो रूढ़ शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो निश्चित अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। आपको अगर सड़क बोलूंगा ना, तो आपके दिमाग में सड़क का ही इमेज बनेगा, पेड़ का नहीं बनेगा। अब पेड़ का बन गया होगा, देखो बन गया ना। हाँ ठीक है, चल, यही तो शब्द का खेल है यार। चलो अब आते हैं दूसरे विभाजन में, दूसरा प्रकार शब्दों का। अब शब्दों के दूसरे और तीसरे प्रकार को यदि देखें ना, यानी यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्दों को यदि आप देखें, तो आपको इन दोनों में एक चीज कॉमन दिखेगा। क्या कॉमन दिखेगा? हाँ, योग। योग कॉमन है दोनों में। योग यहां भी है, योग यहां भी है। मतलब क्या हुआ सर? तो हम रूढ़ शब्द को, अरे भाई, रूढ़ शब्द सार्थक होते हैं, ऐसा नहीं है कि ये निरर्थक होते हैं। रूढ़ शब्द सार्थक ही होते। सड़क सार्थक नहीं है क्या? अगर सार्थक ना होता तो आपके दिमाग में इमेज नहीं बनता। पहाड़ बोलने से, नदी बोलने से बन रहा है ना इमेज। सार्थक है, अर्थ प्रदान करने की क्षमता होती है, नहीं तो फिर वो तो शब्द में ही नहीं आते। ठीक है, हाँ। तो यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द में योग शब्द छुपा हुआ है। इसका मतलब ये भी दो शब्दों के योग से बनेगा और ये भी दो शब्दों के योग से बनेगा। तो सर अंतर क्या होता है? अंतर देखो, लिखना मत ना इसको। यौगिक शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो दो शब्दों के योग से बने होते हैं और तोड़ने पर वही अर्थ प्रकट करते हैं जो मूल शब्द का था। मतलब इस शब्द में और इसके घटकों में अर्थ भिन्नता हमको दिखाई नहीं पड़ती है, अर्थ वही प्रकट होगा। जबकि योग रूढ़ शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो दो शब्दों के योग से बनते हैं, लेकिन इनका प्रयोग विशिष्ट अर्थ में किया जाता है। विशिष्ट अर्थ में इनका प्रयोग होता है। क्यों? नाम में ही है सर, योग से बने लेकिन विशेष अर्थ में जाकर बंध गए, चिपक गए, है कि नहीं? ऐसे शब्दों को कहा जाएगा योग रूढ़ शब्द। जैसे जैसे मैं कहता हूं नीलकंठ। नीलकंठ किसको बोलते हो? शिव जी को ही बोलते हो, है कि नहीं? अब इस शब्द को तोड़ो, दो शब्द निकलेगा, नील कंठ। अर्थ दे रहा है ये नीले रंग का गला। तो क्या हर वो व्यक्ति जिसका गला नीले रंग का हो वो नीलकंठ कहलाएगा? आप अपने गले में डिस्टेम्पर लगा के निकल जाओ नीले रंग का, आपको कोई नीलकंठ बोलेगा क्या? कुकुर कुदाही सर। है ना? तो नीलकंठ शब्द बना दो शब्दों के योग से है, लेकिन विशेष अर्थ में रूढ़ है, इसीलिए इस शब्द को क्या कहा जाएगा? योग रूढ़ शब्द कहा जाएगा। वहीं अगर यौगिक शब्द की बात करें तो उदाहरण, जैसे मान लो शब्द लिखा है विद्यालय। विद्यालय का अर्थ होता है विद्या का स्थान, विद्या के लिए जो स्थान होता है वो विद्यालय कहलाता है। तोड़ो, विद्या और अभी भी वही अर्थ प्रकट हो रहा है सर, विद्या के लिए जो आलय है वही विद्यालय है कि नहीं? मतलब यहां पर अर्थ भिन्नता हमको दिखाई नहीं पड़ेगी, जबकि यहां पर एक विशिष्ट अर्थ हमको इस शब्द का दिखाई पड़ने वाला है। इसीलिए इसको नाम देते हैं योग रूढ़ और इसको नाम दिया जाता है यौगिक शब्द। यही संज्ञा का भी विभाजन है, आगे जाके देखेंगे। ठीक है, रचना के आधार पर जब संज्ञा को बांटा जाता है ना, तो इसी विभाजन की हम बात करते हैं। ठीक है, अब सवाल कि सर यौगिक शब्द में कौन आएगा? अरे तत्पुरुष समास, अन्य पांचों समासों के जितने उदाहरण है सब यौगिक, लेकिन बहुब्रीहि समास के जो उदाहरण होते हैं वो सब के सब आते हैं योग रूढ़ शब्दों के अंतर्गत। क्यों? क्योंकि ये विशिष्ट अर्थ में प्रयुक्त होते हैं।
ठीक है। और क्वेश्चन यहां से देगा ना तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी यहां पे होती कि आपको तत्पुरुष का शब्द देगा या तो कर्मधारय का शब्द देगा। इन दोनों में से किसी एक समास का पद आपको एग्जाम में देता है। ठीक है। तो जैसे मान लो शब्द दिया आपको कि शब्द दिया आपको तत्पुरुष का, जैसे गंगा जल, गंगा के जल को गंगा जल बोलते हैं सर, और कोई अर्थ निकल रहा है क्या? नहीं निकल रहा है कि नहीं? राजा का भवन राजभवन कहलाएगा, राजा की माता राजमाता है, राजा का पुत्र राजपुत्र है, गंगा का तट गंगा तट है, लोक की सभा लोक सभा है, गाय के लिए शाला गौशाला कहलाती है, हवन के लिए सामग्री हवन सामग्री है, हवन के लिए कुंड हवन कुंड है, युद्ध के लिए भूमि युद्ध भूमि है, युद्ध में निपुण युद्ध निपुण है, कार्य में कुशल कार्य कुशल है, आत्म पर विश्वास आत्मविश्वास। अर्थ भिन्नता दिखाई नहीं पड़ेगी। ये तत्पुरुष। कर्मधारय के उदाहरण यौगिक। लेकिन मान लो अगर आपको बोला जाए कि भाई एक बुजुर्ग है, उसके सारे दांत झड़ गए, एक ही ठो बचा है, उसको एक दंत बोलो, उसको बोला जा सकता है क्या एक दंत? नहीं बोला जा सकता सर। या कोई ऐसा व्यक्ति जिसका बहुत बड़ा पेट हो, लंबोदर बोल दोगे? ये रूढ़ है ना, एक व्यक्ति विशेष के लिए ये रूढ़ है। ऐसे शब्द जो किसी विशिष्ट अर्थ में प्रयुक्त होते हैं वो कहलाते हैं योग रूढ़ शब्द। ठीक है। इसके अलावा वो शब्द देखे होंगे आपने, जलज, पंकज, नीरज, पयोद, जलधि, वारिधि, जलद, सुने हैं ना ये शब्द? ये सारे शब्द योग रूढ़ शब्दों के उदाहरण हैं। क्यों सर? जैसे जलज दो शब्दों से मिलकर बना है, जल जा, जल यानी पानी, जा यानी उत्पन्न, तो अर्थ निकलता है जल में उत्पन्न। तो क्या केवल कमल जल में उत्पन्न होता है? मछलियां भी तो पैदा होती है, मेंढक भी पैदा होता है, मगरमच्छ भी पैदा होता है, शंख पैदा होता है, सीपियां पैदा होती हैं, कितने प्रकार के जलीय जीव समुद्र में हैं, वो सब के सब जल में ही तो पैदा होते हैं। लेकिन कभी भी उनके लिए जलज शब्द प्रयुक्त होता है क्या? नहीं होता। जहां साहित्य में जलज शब्द आएगा उसका अर्थ लिया जाएगा कमल। ठीक है। वैसे ही जलधि है, जल को धारण करने वाला। तो क्या केवल समुद्र जल धारण करता है? नदियां नहीं करती, तालाब नहीं करते, पोखर नहीं करते, सब जल धारण करते हैं सर, है कि नहीं? अपने इंस्टीट्यूट के बाहर देखना, एक उस पार बड़ी सी नाली है जल तो उसमें भी है, क्या उसको जलधि बोला जाएगा? वो तो बहता भी नहीं है सर, वो तो परमानेंट धारण किए हुए है कि नहीं? हाँ। तो जल को धारण करता है जो, यहां पर अर्थ निकाला जाता है केवल समुद्र। जहां साहित्य में लिटरेचर में आपको जलधि शब्द मिलेगा अर्थ लिया जाएगा समुद्र। जलधि लांग गए, समुद्र ही तो है अर्थ। विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, है नहीं? जलधि जड़, समुद्र के सामने भगवान राम बैठे रहते ना, 3 दिन तक पूजा पाठ करते, नहीं मानते तो फिर बोले राम सकोप तब, भय बिनु होई न प्रीत, है नहीं? बिना भय के प्रीत नहीं होता, डरना चाहिए। लड़के लोग तो ऐसे भी डरते ही हो भाई। ठीक है। तो जलधि शब्द जो है ये समुद्र के लिए ही प्रयोग में आएगा। जलद है, जलद का अर्थ होता है जल देने वाला। तो क्या केवल जल देने वाला बादल ही है? नहीं सर, नदियां भी दे सकती है, समुद्र भी दे सकता है। इनफैक्ट समुद्र को जल बादल, सॉरी बादल को जल समुद्र ही तो देता है कि नहीं? हाँ। लेकिन उसके लिए आप जलद शब्द प्रयोग नहीं करते। जलद जहां प्रयोग आएगा सीधा अर्थ लिया जाएगा बादल। पंकज है, पंक धन ज, पंक यानी कीचड़, जा यानी उत्पन्न, जो कीचड़ में उत्पन्न हो। तो कीचड़ में तो बहुत सारी चीजें उत्पन्न होती हैं, लेकिन कमल को ही कहा जाता है पंकज। ठीक है। तो ये योग रूढ़ शब्द हैं। योग रूढ़ शब्द योग से बनेंगे लेकिन विशिष्ट अर्थ में इनका प्रयोग किया जाएगा। कमल रूढ़ शब्द है भाई। ठीक है। योगारूढ़ डाउनलोड
बहुव्रीहि समास योगारूढ़ में आ जाएगा क्या? अरे यार क्या लिख रहे हो यार, हिंदी में बोलो ना यार। देवनागरी में लिखने का मतलब हिंदी नहीं होता। ठीक है, ठीक है, चल समझ आ गया तीनों। रूढ़ शब्द दो शब्दों के योग से नहीं बनेंगे, पहचानने बोलता है यहां से, पहचान लोगे, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन बनेगा यहां से। ठीक है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन यहां से बनते हैं। तो यौगिक शब्द में ध्यान रखना, दो शब्दों के योग से बनेगा लेकिन अर्थ भिन्नता नहीं होगी। योग रूढ़ शब्दों में दो शब्दों के योग से बनेगा लेकिन विशिष्ट अर्थ में प्रयोग होगा। कौन? वो योग रूढ़ शब्द। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अगला विभाजन कहलाता है उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का विभाजन। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का विभाजन। इसी विभाजन को उद्भव के आधार पर शब्दों का विभाजन या स्रोत के आधार पर शब्दों का विभाजन भी कहा जाता है। ठीक है, तो स्रोत बोले, उद्भव बोले, उत्पत्ति बोले, तीनों का मतलब एक ही है। ठीक है, स्रोत, उद्भव, उत्पत्ति। दुधमुहा किस में आएगा सर? अरे यार बहुव्रीहि समास है यार दुधमुहा। अरे इतना सारा चीज बताया, उसको लिखो ना यार नोट्स, ऐसे तीन भाग में बांट लो कॉपी को तीनों। अब क्या यार नोट्स बनाना भी सिखाऊं? अभिषेक, कॉपी को ऐसे तीन भाग में बांटो, एक में लिखो रूढ़ शब्द, एक में लिखो यौगिक शब्द, एक में लिखो योग रूढ़ शब्द। थोड़ा सा स्पेस छोड़ दिया करो ताकि अपने मन से ना शब्द लिख सको इसमें। ठीक है, अपने मन से शब्द लिख सको ना इसमें। ठीक है, हाँ चलो। स्रोत या उद्भव उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का विभाजन। अच्छा, अब यहां पर हम क्या देखते हैं सर इस विभाजन में? इस विभाजन में यह देखा जाता है कि हिंदी में प्रयुक्त होने वाले शब्दों का ओरिजिन कहां है, वो शब्द कहां से निकल करके हमारी हिंदी में आए हैं। तो किसी भी भाषा में, चाहे हिंदी हो चाहे कोई भी भाषा हो, किसी भी भाषा में शब्दों के आने के चार तरीके। कैसे सर? जैसे ये मान लो हमारी हिंदी भाषा है, ये हमारी हिंदी भाषा, इस हिंदी में शब्द कहां से आएंगे? तो हिंदी में शब्दों के आने का पहला स्रोत है संस्कृत। क्यों है संस्कृत पहला स्रोत? क्योंकि संस्कृत को हिंदी की आदि जननी भाषा कहा जाता है। ध्यान रखना, संस्कृत क्या है? हिंदी की आदि जननी भाषा। मतलब हिंदी जो है उसका विकास क्रम ही आरंभ हुआ है संस्कृत से। तो स्वाभाविक सी बात है संस्कृत से तो शब्द आएगा ही ना, आएगा ही सर। तो संस्कृत से हिंदी में शब्दों के आने का सबसे पहला तरीका यह है कि शब्द संस्कृत से हिंदी में उसी रूप में आ जाए जिस रूप में वो संस्कृत में विद्यमान थे। मतलब जैसा रूप संस्कृत में उनका प्रचलित था उसी रूप में वो हिंदी में प्रयुक्त होने लगे। जब शब्दों का आगमन इस विधि से होता है तो शब्दों को कहा जाता है तत्सम शब्द। तत्सम शब्द, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं हमारी हिंदी में जो हैं संस्कृत के और उसी रूप में प्रयोग में आते हैं जिस रूप में वो संस्कृत में विद्यमान थे। जैसे अग्नि, वायु, अंतरिक्ष, वृक्ष, नदी, मुनि, ऋषि। प्रयोग नहीं करते? प्रयोग नहीं करते हम लोग? करते हैं सर, उसी रूप में प्रयोग करते हैं जिस रूप में वो संस्कृत में थे। इन शब्दों को कहा जाता है तत्सम शब्द। तत्सम शब्द दो शब्दों से मिलकर के बनता है, एक तत् और दूसरा सम। तत् का अर्थ होता है उसके या उससे, उसके या उससे दोनों अर्थ होते हैं। तीन जगह पर आता है स की कारक रचना में, तीन जगह पर, करण में आएगा, संप्रदान में आएगा, सॉरी करण में आएगा, अपादान में आएगा और संबंध कारक में आएगा। तीन जगह पर आता है। तो जब करण और अपादान में आता है तो इसका अर्थ लेते हैं उससे, है कि नहीं? और संबंध में आएगा तो काके की,
उसका, उसके, उसकी, ये अर्थ निकलता है। सम का अर्थ लिया जाता है समान, तो शाब्दिक अर्थ देखें तो क्या निकलेगा? किसके समान? संस्कृत के समान। यानी हिंदी में प्रयुक्त होने वाले ऐसे शब्द जो उच्चारण और लिखने के तरीके में संस्कृत के ही समान है, उनको कहा जाता है तत्सम शब्द। ये पहली विधि। दूसरी विधि कि शब्द जो हैं वो आए तो संस्कृत से, लेकिन वर्तमान समय तक आते 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 इनके रूप में परिवर्तन हो जाए, ऐसे शब्दों को कहा जाता है तद्भव शब्द। क्या कहलाते हैं? तद्भव शब्द। तद्भव भी दो शब्दों से मिलकर बनता है, एक तत् और दूसरा भव। एक तीन का नियम लगा है, ता जो है द में बदल गया भ को देखकर, है ना? तो क्वेश्चन यहां से बनेगा, मान लो तद्भव में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। तद्भव में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। ठीक, तो तद्भव शब्द जो है ये दो शब्दों से मिलकर बना। तत् यहां अर्थ लिया जाएगा उससे, और भव का अर्थ लिया जाएगा उत्पन्न होना या उत्पन्न होना। भवती भवतः पढ़े ना, तो इसका अर्थ होता है होना या उत्पन्न होना। तो यदि शाब्दिक अर्थ निकाला जाए तो क्या निकलेगा? उससे उत्पन्न हुआ। किससे? हिंदी में प्रयुक्त होने वाले ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति संस्कृत से हुई है, लेकिन वर्तमान समय तक आते आते इनके रूप में परिवर्तन हो गया, इनके उच्चारणों में परिवर्तन हो गया है, ऐसे शब्दों को कहा जाता है तद्भव शब्द। यह दूसरा तरीका। तीसरा तरीका जानने के लिए ना आप लोगों को भाषाओं का एक नेचर पता होना चाहिए, एक प्रकृति होती है भाषाओं की। क्या? कि कोई भी भाषा जो है वो अपने आसपास की भाषाओं और बोलियों से प्रभावित होती रहती है। होती है, हर भाषा होती है। हमारी छत्तीसगढ़ी प्रभावित है। हमारी छत्तीसगढ़ी पूर्वी भाग में अलग तरीके से है, पश्चिमी भाग में अलग तरीके से। पूर्वी भाग में लरिया बोलते हैं, पश्चिम में खलटा ही बोलते हैं, है छत्तीसगढ़ी दोनों। लेकिन पूर्वी भाग में उड़िया का प्रभाव ज्यादा है छत्तीसगढ़ी पर, तो नए प्रकार में दिखाई पड़ती है छत्तीसगढ़ी, उसको बोलते हैं हम लोग लरिया। और पश्चिमी भाग में अलग रूप में दिखाई पड़ती है मराठी के प्रभाव के कारण, उसको बोला जाता है खलटाही। है छत्तीसगढ़ी लेकिन रूप अलग अलग है। ऊपर जाओगे तो देखना, सरगुजा वाले अंबिकापुर वालों से बात करोगे ना, पता चल जाएगा कि ये अंबिकापुर का है या उस बेल्ट का है, उस संभाग का है, पता चल जाता है थोड़ा सा। क्यों? उनकी बोलते वो भी छत्तीसगढ़ी है लेकिन रूप अलग है सर, सरगुजिया बोलते हैं उन लोग। सरगुजिया भी छत्तीसगढ़ी का ही एक, छत्तीसगढ़ी की उपबोली है, लेकिन उसका रूप छत्तीसगढ़ी से अलग है। वहां पर आपको दिखेगा कि उत्तर प्रदेश की भाषा का प्रभाव उस पर पड़ा हुआ है। तो हर भाषा अपने आसपास की भाषाओं और बोलियों से प्रभावित होती है। तो हमारी हिंदी के आसपास भी तो बहुत सारी बोलियां हैं सर, नहीं है? बहुत सारी बोलियां हैं, बहुत सारी भाषाएं हमारी हिंदी के आसपास प्रचलन में है। तो क्या इन भाषाओं का और इन बोलियों का प्रभाव हमारी हिंदी पर नहीं पड़ेगा? स्वाभाविक सी बात है सर, पड़ेगा। तो कई बार क्या होता है, अब समझने वाली बात है ना, कई बार क्या होता है कि किसी क्षेत्रीय भाषा से शब्द निकलते हैं। ये देखो, जैसे मान लो यहां कोई शब्द प्रचलित है, वो शब्द निकलता है और निकल करके कहां शामिल हो जाता है? हिंदी में शामिल हो जाता है। ऐसे शब्दों को कहा जाता है देशज शब्द। ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? देशज शब्द कहलाते हैं। ठीक है, तो जो क्षेत्रीय भाषा से निकल करके हिंदी में शामिल होने वाले शब्द हैं उनको कहा जाता है देशज शब्द। ये जो देशज शब्द हैं इनकी ना कुछ खासियतें होती हैं। कैसे खासियतें होती है? हाँ, देशज शब्दों की ना कुछ खासियतें होती हैं। कैसे? देशज शब्दों में क्षेत्रीयता पाई जाती है। देशज शब्दों में क्षेत्रीयता पाई जाती है। कैसे सर? इसीलिए ना बहुत सारे
क्षेत्रीय शब्दों को आप आसानी से पहचान सकते हो कि भाई ये फलाना रीजन का है, फलाना क्षेत्र में बोली जाती है। जैसे मान लो अगर मैं आपको पूछूं कि हिंदी में गरबा शब्द कहां से आया होगा? मराठी से ना? गुजरात से आया होगा। क्यों यार, मराठी से क्यों नहीं आ सकता? गुजरात में प्रचलित है सर वो शब्द, है कि नहीं? अच्छा, मान लो इसी प्रकार मैं आपको कहूं कि रसगुल्ला कहां से आया होगा? शब्द कहां से आया होगा? बंगाल से आया। अच्छा, लोहड़ी शब्द कहां से आया होगा? बिहू कहां से आया होगा? आया होगा ना? आया होगा ना? ताऊ कहां से आया होगा? हरियाणा से ही आया होगा ना? हाँ। ऐसी मैं आपको पूछूं घूमर कहां से आया होगा? राजस्थान से आया होगा ना? क्यों? इसका सीधा सा मतलब कि देशज शब्दों में पाई जाती है, इसीलिए कुछ शब्दों को आप उनकी क्षेत्रीयता के आधार पर पहचान कर सकते हैं। लेकिन दूसरी बात यह भी है कि देशज शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता। कुछ शब्दों को तो आप पता लगा लोगे, लेकिन अधिकांश देशज शब्दों को आप पता नहीं कर सकते, या बोल सकते हो आप कि इनके स्रोत के विषय में संशय की स्थिति होती है। स्रोत के विषय में संशय होता है। अब सवाल आता है ऐसा क्यों सर? आप पहले लाइन में तो बोल रहे हो कि क्षेत्रीयता के आधार पर आप इनको पहचान सकते हो। हाँ, पहचान सकते हो, लेकिन आप दूसरे ही लाइन में आकर के खुद अपने आप को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो सर कि उत्पत्ति का पता नहीं चलता है इनका। ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया ना, अपोजिट बात हो गई। ऐसा क्यों सर? देखो, ऐसा भी होता है। क्यों होता है समझना। कई बार ऐसा होता है कि एक ही शब्द अनेक भाषाओं में समान रूप से प्रयोग में आता है। जैसे मान लो अगर मैं कहूं कि भाई ये हमारे पास ना तांबे की एक वस्तु है जिसमें ना सुबह ना तुलसी में जल चढ़ाते हैं, क्या बोलते हो इसको? ठीक है, ये क्या है? लोटा। ठीक है, लोटा है। हम हिंदी में प्रयोग करते हैं इसको, ठीक है। अब यदि इसकी ओरिजिन देखूं तो सर संस्कृत में ऐसा कोई शब्द विद्यमान नहीं है। किसी विदेशज भाषा में यह शब्द हमको दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन जब अपनी भाषाओं को देखता हूं, अपने भारत की भाषाओं को देखता हूं, तो यही शब्द मुझे मराठी में सेम वस्तु के लिए प्रयोग में आता हुआ दिखता है। यही शब्द हमको गुजराती में भी दिखता है, यही शब्द हमको छत्तीसगढ़ी में भी दिखता है, यही हमको बंगाली में भी दिखता है, यही शब्द असमिया में है, यही मगही में है, यही मैथिली में है, यही भोजपुरी में, यही अनेक भाषाओं में हमको दिखाई पड़ता है। तो मैं कैसे पता लगाऊं कि ये जो हिंदी में प्रयोग होने वाला लोटा शब्द है ये कहां से आया है? यहां से आया है कि यहां से कहां से आया है? ये वही कंडीशन हो गया। जैसे मान लो, एक आपको ना उदाहरण देता हूं। जैसे मान लो कोई भिखारी है ना, ये एक भिखारी है, ठीक। ये एक ऐसे गांव में जाता है जहां पे 10 घर हैं, यहां पर 10 घर हैं, ठीक है, 10 घर हैं। हर घर में किसान रहते हैं और एक ही क्वालिटी का चावल सब उगाते हैं। एक ही क्वालिटी का चावल सब, इसके घर में भी वही उगता है, इसके सबके घर में समान क्वालिटी का चावल उगता है। अब ये जाता है थैला लेकर अपना और जा करके भिक्षा मांगता है। शाम को जब घर आता है चावल को बिखराता है। क्या वो बता पाएगा कि ये वाला दाना किस घर का है, ये वाला दाना किस घर का, ये किस घर का? ये शर्मा जी घर का है, वर्मा जी घर का है, घृतलहरे जी घर का है, तो चंद्राकर जी घर का है। बता देगा क्या? नहीं बता सकता। क्यों नहीं बता सकता? क्योंकि सब में समान रूप से प्रयोग में आया है सर। सब में समान है ना रूप तो चावल का, इसीलिए इसके लिए यह बता पाना संभव नहीं है। इसलिए यह बता पाना संभव नहीं है कि यह चावल का दाना किस घर का है कि नहीं? बस वैसे ही
आप जब देशज शब्दों की बात करते हैं ना, तो देशज शब्दों में क्षेत्रीयता होती है, लेकिन चूंकि एक ही शब्द अनेक भाषाओं में एक ही रूप में दिखाई पड़ता है, एक ही रूप में दिखाई पड़ रहा है, इसीलिए हमको, हमारे लिए यह पता लगाना संभव नहीं होता कि यह शब्द आखिरकार आया किस भाषा से है। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो कि एक ही तरीके से हम व्यवहार में लाते हैं, क्योंकि आर्य भाषाएं तो लगभग एक जैसी है ना। आपको अगर मध्य प्रदेश की भाषा नहीं आती, बघेली या बुंदेली भाषा नहीं आती मान लो, फिर भी अगर आप उनसे बात करोगे ना तो आप कुछ तो समझ जाओगे। आप भोजपुरी वाले बेल्ट में जाओगे तो आप कुछ तो समझ जाओगे, हरियाणा जाओगे तो कुछ तो समझ में आ जाएगा ना। क्यों? सब आर्य भाषाएं हैं, सबका सोर्स संस्कृत में है, सब संस्कृत से निकली हुई भाषाएं हैं, सब उसी विकास क्रम को फॉलो करती हैं जिस विकास क्रम को हिंदी ने फॉलो किया है। इसीलिए सब में व्याकरणिक और शाब्दिक रूप से बहुत हद तक समानताएं हमको दिखाई पड़ती हैं। क्लियर है? तो ये जो देशज शब्द होते हैं, ये देशज शब्दों की उत्पत्ति या स्रोत का पता हमें नहीं चलता, और इसी के स्रोत के विषय में दो बड़े शोध कार्य आपके काम के हैं, क्योंकि अब डिटेल में क्वेश्चन आ रहा है। दो शोध कार्य है इनके स्रोत के विषय में। एक स्रोत बताने वाले का नाम है जॉर्ज ग्रियर्सन। नाम सुने? कौन है? बबक संगवारी रही सर, मर के बेचारा डोकरा। जॉर्ज ग्रियर्सन एक ये आदमी है, और दूसरा नाम है जॉन बीम्स। जॉन बीम्स, ये दो लोग हैं। ठीक है, एक का नाम क्या है? जॉर्ज ग्रियर्सन, और दूसरे का नाम जॉन बीम्स। जॉर्ज ग्रियर्सन कहता है कि ये जो देशज शब्द हैं इनका स्रोत आर्य भाषाओं में है। ये कहां से निकले हैं? आर्य भाषाओं से निकले हैं। देशज शब्दों की उत्पत्ति के विषय में वो बता रहा है, वो स्रोत बता रहा है। और जॉन बीम्स बोलता है कि ना ककाते बूढ़ा हो गए, अनार्य भाषाओं में स्रोत है। अनार्य भाषाओं में स्रोत है किसका? देशज शब्दों का। तो देशज शब्दों के स्रोत के विषय में दो मत प्रचलित हैं, एक जॉर्ज ग्रियर्सन का और दूसरा जॉन बीम्स का। जॉर्ज ग्रियर्सन बोलता है कि ये जो देशज शब्द है इनकी उत्पत्ति आर्य भाषाओं से हुई है, लेकिन जॉन बीम्स बोलता है कि नहीं, इनका स्रोत अनार्य भाषाओं में है। क्लियर है? आर्य भाषा मतलब वो भाषाएं जो कि संस्कृत से जुड़ी हुई हैं अपने विकास क्रम में, और अनार्य भाषाएं कौन? जो संस्कृत से नहीं जुड़ी हैं सर। असल में ये भाषा परिवारों के नाम हैं, है ना। ये आर्य, ये जो आर्य भाषा, अनार्य भाषा ना, ये असल में भाषा परिवारों के नाम हैं। हमारे भारत में 4 भाषा परिवार हैं। एक को बोला जाता है आर्य भाषा परिवार, एक को बोला जाता है द्रविड़ भाषा परिवार, एक को बोलते हैं मुंडा भाषा परिवार, और एक को बोला जाता है इंडो साइनो लैंग्वेज फैमिली, है ना। भारत चीनी भारतीय भाषा परिवार या चीनी तिब्बती भाषा परिवार उसको कहा जाता है। तो अनार्य बोलूंगा तो 3 स्रोत मिलेंगे, एक मिलेगा द्रविड़, एक मिलेगा मुंडा, और एक मिलेगा चीनी तिब्बती। ये भाषा परिवार, इनसे निकल करके आया है। कौन बोलता है? जॉन बीम्स। जबकि जॉर्ज ग्रियर्सन बोलता है कि भाई आर्य भाषाओं में ही इनका स्रोत छुपा हुआ है। ये चौथा तरीका। ठीक, ये तीसरा तरीका है शब्दों के आगमन का। तो किसी भाषा में ये 3 तरीके हैं जहां से शब्द आते हैं। अब चौथा तरीका विदेशज शब्द। और ये विदेशज शब्द कब संभव हो पाता है? जब 2 संस्कृतियों का आपस में मेल होता है ना। इसके पीछे जो सामाजिक प्रघटना होती है उसको बोला जाता है सांस्कृतिक संक्रमण। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? सांस्कृतिक संक्रमण।
तो यहां से एक कठिन क्वेश्चन बनेगा कि सांस्कृतिक संक्रमण के कारण हिंदी में शामिल होने वाले शब्दों को कहा जाता है। कठिन हो गया, ठीक है। अरे अभी कहां बताया हूं मैं, पहुंचा ही नहीं हूं यार मैं तो। अरे भारोपीय भाषा परिवार में पूरे भारतीय उपमहाद्वीप की भाषाएं आती है आशीष, ठीक है। असल में भारोपीय भाषा परिवार जो है वो मेन विभाजन है मैक्स मुलर का, है ना। मैक्स मुलर ने विभाजन दिया था जिसके अंतर्गत पूरे विश्व की भाषाओं को 13 भाषा परिवारों में बांटा था। मैंने जो भाषा परिवारों के नाम बताए हैं वो भारतीय विभाजन है, वो भारतीय भाषाओं का विभाजन है। भारोपीय भाषा परिवार का दायरा तो बहुत बड़ा है। भारोपीय का मतलब होता है भारत प्लस यूरोपीय, भारत प्रायद्वीपीय नहीं है, भारत प्लस यूरोपीय है, तो उसमें जर्मनी, इटली, स्पेनिश ये भी भारोपीय भाषा परिवार में आते हैं, ठीक है। चलो, तो सांस्कृतिक संक्रमण के कारण हिंदी में शामिल होने वाले शब्दों को क्या कहा जाएगा? विदेशज। विदेशज शब्द हमारी हिंदी में आते ही क्यों हैं, सवाल आता है। इसका सीधा सा कारण है दूसरी संस्कृतियों से हमारी संस्कृति का मेल होना। जब भी दो संस्कृतियां आपस में मिलती हैं तो एक संस्कृति के शब्द दूसरी संस्कृति में और दूसरी संस्कृति के शब्द पहली संस्कृति में आते हैं, और इसी लेन देन की प्रक्रिया को नाम दिया जाता है सांस्कृतिक संक्रमण। दो संस्कृतियों का मेल होना, एक संस्कृति के लिटरेचर दूसरे में जाएंगे, जैसे अनुवाद होता है ना हमारे यहां। आज देखो हैरी पॉटर का हिंदी अनुवाद है कि नहीं, है ना, है ना। गीता का अंग्रेजी अनुवाद है कि नहीं, क्यों संभव हुआ? जब दो संस्कृतियां आपस में मिलती हैं। तो विदेशज शब्दों का कॉन्सेप्ट यही है कि दो संस्कृतियां मिलेंगी और दूसरी संस्कृति से शब्द हमारी संस्कृति में आ जाते हैं, और ये इतना रच बस जाते हैं हमारी संस्कृति में, हमारी भाषा में, कि हम इनका हिंदी अनुवाद भी नहीं करना चाहते। आलू का कौन हिंदी खोजने जाएगा, अलमारी का कौन हिंदी खोजे, स्त्री का कौन हिंदी खोजे। स्त्री को क्या बोलते हैं हिंदी में? फीमेल वाला नहीं, वो वाला क्या बोलते हैं हिंदी में? क्या बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं? स्त्री बोलेंगे, कल आना कुछ। अरे स्त्री के लिए हिंदी शब्द है ही नहीं हमारे यहाँ, है क्या? नहीं है सर, वो शब्द है ही नहीं हमारे यहाँ स्त्री के लिए। या मैं आपको पूछूं कि भाई चलो बताओ कि गोदाम के लिए हिंदी शब्द बताओ। गोदाम को हिंदी में क्या बोला जाता है? गोदाम पुर्तगाली शब्द है। चाकू को हिंदी में क्या बोलते हैं? चाकू को, चाकू जो होता है उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? कोई शब्द है? नहीं है ना, नहीं है ना, नहीं है सर। इनके लिए हिंदी शब्द है ही नहीं। तो हिंदी शब्द नहीं है तो हम क्या करते हैं, उन्हीं शब्दों को वैसे का वैसा अपना लेते हैं, ठीक है। और ध्यान रखना ये क्वेश्चन आता है कई बार कि विदेशज शब्दों के शामिल होने से विकल्प देता है हिंदी की मौलिकता खत्म होती है, हिंदी का शब्दकोश बढ़ता है, हिंदी की भाषाई समृद्धि बढ़ती है, या इनमें से कोई नहीं। क्या होता है? भाषाई समृद्धि। शब्दकोश नहीं बढ़ता हिंदी का। हिंदी के शब्दकोश में तो हिंदी के शब्द रहेंगे ना, अंग्रेजी के शब्दों को थोड़ी डालोगे। हिंदी का शब्दकोश नहीं बढ़ता, बढ़ती है हमारी भाषाई समृद्धि, ठीक है। भाषा का दायरा जितना ज्यादा होगा वो उतनी ज्यादा समृद्ध मानी जाती है, ठीक है। तो जितने ज्यादा लोग इसको व्यवहार में लाएंगे ये उतनी ज्यादा परिपुष्ट भाषा मानी जाएगी। तो हमारी हिंदी को अगर लगभग 70, 80, 90 करोड़ लोग अगर बोलते हैं तो ये भाषाई समृद्धि को दिखाता है, ठीक है। चल, तो ये विदेशज शब्द। अब मुद्दा ये कि सर यहां से क्वेश्चन आता कैसे है। देखो यहां से अगर क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन के 3, 4, 5 फॉर्मेट हैं, ठीक है। पहला फॉर्मेट, पहला फॉर्मेट आपको तत्सम देगा, बोलेगा इसका तद्भव बताओ, या आपको तद्भव देगा और बोलेगा इसका तत्सम बताओ।
90% क्वेश्चन तद्भव से तत्सम की ओर जाता है, मतलब आपको तद्भव शब्द देगा और तत्सम पहचानने के लिए बोलेगा। ठीक है, ये पहला फॉर्मेट। दूसरे फॉर्मेट में आपको 4 विकल्प देगा और बोलेगा कि निम्नांकित में से तत्सम शब्द पहचानो, या बोलेगा तद्भव शब्द पहचानो। आपको शब्द पहचानने के लिए बोलेगा कि निम्नांकित में से कौन सा शब्द तत्सम है, कौन सा तद्भव है। तत्सम तद्भव से यही 2 फॉर्मेट आते हैं। तीसरा स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन यहां से बन सकता है, कथन कारण वाला, उस पर बाद में चर्चा करेंगे। तीसरा देशज शब्दों से। देशज शब्दों से क्वेश्चन का एक ही फॉर्मेट है, आपको विकल्प ऐसे 4 विकल्प देकर के पूछता है कि निम्नांकित में से कौन सा शब्द देशज है या देशज नहीं है। ठीक है, यहां से भी कथन कारण वाले क्वेश्चन इन्हीं के आधार पर बनाया जा सकता है। अगर देगा ना तो इन्हीं के आधार पर पूछेगा, इन्हीं को स्टेटमेंट बनाएगा वो। ठीक है, ध्यान रखना है इसको। ये देशज शब्द। चौथा विदेशज शब्द। विदेशज शब्द से 2 टाइप का फॉर्मेट बनता है। पहला फॉर्मेट, शब्द देगा आपको कुली किस भाषा का शब्द है, कुली किस भाषा का शब्द है, ऐसा आपको नीचे 4 विकल्प दे देगा। अब ये थोड़ा कठिन क्वेश्चन है। कठिन इसलिए है क्योंकि एकदम आपको ना उस भाषा के शब्द को पूछ लिया है जो कि आप जानते भी नहीं हो। अरबी भाषा आती है हमको, पुर्तगाली, फारसी, तुर्की, हिंदी। हिंदी आती है तो काहे बैठो क्लास में। हाँ, ठीक है, मतलब देखो यहां से क्वेश्चन सीधे आता है कि भाई एकदम एकदम आपको ना ऑब्जेक्टिफाइड क्वेश्चन कर दिया कि भाई ये जो क्वेश्चन है वो कहां का है। अब जब तक हमको ये शब्द नहीं पता है तब तक हम इसको पहचान नहीं सकते। अच्छी बात यह है कि कुछ चुनिंदा शब्दों को ही पूछता है। हर भाषा के लगभग 10-10, 20-20 शब्द होंगे जिनको एग्जाम में पूछता है। पांचवा फॉर्मेट यहां से क्या बनता है, पांचवा फॉर्मेट यहां से तत्सम सॉरी इससे विदेशज शब्दों से बनता है। 4 शब्द यहां देगा, 4 यहां देगा और बोलेगा सुमेलित करो। अब इधर 4 विकल्प में क्या देगा सर, एक तरफ देगा शब्द, जैसे आपको शब्द दे दिया कुली, आपको शब्द दे दिया जैसे एक में दे दिया कुली, एक में दे दिया आपको वजीर, एक में दे दिया आपको औरत, और एक में दे दिया आपको जैसे गोदाम, और यहां पर देगा भाषा का नाम, है ना, कि ये अरबी है कि फारसी है कि तुर्की है कि पुर्तगाली है, ऐसा। यहां से 1 2 3 4 यहां देगा ABCD। अब विकल्प बनाएगा ABCD, यहां देगा 1 2 3 4 3 4 1 2, ऐसा। समझ गए ना। ठीक है, ये क्वेश्चन ना ज्यादा आसान है इसकी तुलना में, ये भी बता रहा हूं। ठीक है, इसकी तुलना में ना ये कठिन है। ये कठिन क्यों है, जब तक आपको एग्जैक्ट सोर्स पता नहीं रहेगा आप क्वेश्चन नहीं बना सकते। यहां पर आप अप्लाई कर सकते हो एलिमिनेशन, लगा सकते हो। बस ये है यहां पर आपको डिमांड होगी किसकी, थोड़ा टाइम लगाना पड़ेगा। तो क्वेश्चन कठिन नहीं होते, लेंदी होने का मतलब कठिन नहीं होता। एक चीज दिमाग में रखना, क्वेश्चन अगर लंबे लंबे दिए हैं तो कठिन नहीं होंगे, आसान होंगे। हमको कॉम्प्रिहेंशन पढ़ने की हैबिट डेवलप करनी पड़ेगी, पढ़ने की आदत डेवलप करनी पड़ेगी, क्योंकि पढ़ने का मतलब केवल पढ़ना नहीं होता, समझते हुए पढ़ना ही पढ़ना है, ऐसा मानते हैं ना हम लोग। ठीक है, हाँ। तो ऐसे लेंदी क्वेश्चन यदि आते हैं तो कोशिश करो कि जितना जल्दी क्वेश्चन को पढ़ पाओ।
ठीक है। और इसको सुमेलित करना वो तो विकल्प में जाना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि विकल्प बिना देखे आप आंसर कैसे निकालोगे, नहीं निकाल सकते, है कि नहीं। तो एलिमिनेशन मेथड यदि लगाना है तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, टाइम लगाना, लेकिन सॉल्व होना चाहिए। ठीक है, चलो अब अगली क्लास में हम लोग इन सब फॉर्मेट को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आपको बताऊंगा कि इस हिस्से को पढ़ते कैसे हैं। कंघी तद्भव शब्द है, कंकती होता है, उसका तत्सम होता है कंकती। कंकती शब्द से बना है कंघी। ठीक है, हाँ हाँ तुर्कीये वाला है ना, ना तुर्कीये वाला है। ठीक है, ना ना तुर्की वाला है, मध्य एशिया, मिडिल ईस्ट का नहीं। तुर्कीये असल में तुर्कीये से ही आया है ये। ठीक है, क्योंकि खलीफा वगैरह शब्द है, सोचो अब खलीफा का है, तुर्कमेनिस्तान में तो होता नहीं, कहाँ होता है ना, क्योंकि वहीं से तो खिलाफत मूवमेंट चला था, आपको याद होगा, है ना। ठीक है सर जी, समाज का एक एमसीक्यू क्वेश्चन करा देते, टाइम मिलेगा बिल्कुल करा दूंगा मीनू, ले दे के 3 घंटे मेरे क्लास मिल रहा है दिन भर में, है कि नहीं। मतलब हफ्ते भर में 3, 3.5, 4, 5 घंटे ही तो ले रहा हूं मैं, उससे ज्यादा कहाँ ले रहा हूँ। ठीक है, उसमें भी एमसीक्यू लगाऊंगा ना तो फिर आप लोगों को सिलेबस खत्म कराने में दिक्कत हो जाएगी। ठीक है सर, टाइम और बढ़ाइए ना, 2 घंटे कीजिए। अरे यार 1.5 घंटे रवि सर लेते हैं, 1.5 घंटे मैं ले रहा हूं, और क्या। आप क्वेश्चन सॉल्व करो, कहीं पे डाउट आएगा ना तो पूछ लेना। ठीक है, और उसी मेथड से करना जिस मेथड से आपको बताया हूं मैं, प्रॉपर एक एक तो डिवीजन करके मैंने बताया कि ये इस समास में आएगा, लेकिन ऐसे वाला इसमें नहीं आएगा, है ना। ठीक है, 9 बजे तक। अरे यार चलो देखते हैं।